हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया। तो जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज लाएंगे, तो ये सबसे पहला चैप्टर है न्यूमेरिकल सीरीज में। एंड ये जो चैप्टर इसका नाम है रोटेशनल मोशन। क्या नाम है? रोटेशनल मोशन। समझ रहे हैं? तो ये है रोटेशनल मोशन। तो सभी लोग बेटा ध्यान देते रहिए, ये बहुत ही इजी आपको होने वाला है। और टेक्स्ट बुक के हम सारे के सारे जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे ये होगा कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा जाने का, बिकॉज एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी भी टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आता है। टेक्स्ट बुक के बाहर का, बिकॉज गवर्नमेंट ने टेक्स्ट बुक बनाई है, उसके बाहर का वो पूछ ही नहीं सकते। ठीक है। अब इसमें यह रहता है कि बस खाली नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर चेंज करने का अधिकार सभी को होता है। खाली क्वेश्चंस उसी टाइप के रहेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, नंबर्स बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, यहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस हमको मिलेगा। तो देखो, पहला सवाल ये है कि आप नीचे से देख रहे हैं, व्हेन सीन फ्रॉम बिलो द ब्लेड्स ऑफ द सीलिंग फैन। सीलिंग फैन म्हणजे काय है? सीलिंग फैन बोले तो अपना जो घर में जो छत रहती है ना, छत इन द सेंस मतलब, अरे रूफ, अरे आप नीचे बैठे हो समझो, ठीक है, आप अपने कुर्सी पे बैठे हो, ऊपर देखोगे तो ऊपर पंखा दिखता है ना, वो तो उसी को सीलिंग फैन बोलते हैं। सीलिंग फैन दीवार का फैन, ठीक है, ऊपर की जो छत है, ऊपर की जो दीवार है उसका, उस पर लटकने वाला पंखा। तो वो फैन जब आप नीचे से बैठ के देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, ऐसा भी बोला गया। ये सब याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज और कम होती हुई स्पीड दोनों बहुत जरूरी है। अब क्या बोला है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि इन चारों में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो पहले तो आप एनालाइज कीजिए, लिसन, कि पूछा किसके बारे में गया है। एक तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताना है, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। और बताना क्या है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, बस खाली इतना ही बताना है। हर एक में क्वेश्चन में मतलब हर एक ऑप्शन में ऐसे ही अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, बस खाली सिर्फ इतनी सी बात आपको डिस्कस करनी है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए देख लेते हैं फटाक से। ओके, तो ये देखिए बच्चे, ये आपके घर में जो है ना ऐसा छत है, इस छत के ऊपर ना आपको मालूम है एक पंखा लटकता है, बराबर। तो एक पंखा है ना, इसके ऊपर से लटक रहा है, और ये पंखे के ब्लेड्स हैं, है ना, ये पंखे के ब्लेड्स हैं, आपको मालूम ही है। सो बेसिकली पंखा लटक रहा है। अब इस पंखे के नीचे बेसिकली हम लोग जो है बैठे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग खुद ही न्यूटन हैं। तो अभी जो है हम कुर्सी पे बैठे बैठे हैं, तो बहुत ऊपर से, ऊपर ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो पंखा हमारे सर पे गिर जाए, जैसे कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, हमारे सर पे कहीं पंखा ना गिर जाए। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो जब हम ऊपर देख रहे हैं, जब ऊपर देख रहे हैं, तो पंखा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है। कि कैसा दिख रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। अपने जो घर में जो घड़ी होती है ना बेटा, अपने घर में जो घड़ी होती है, तो घड़ी जो रहती है वो इस शक्ल की रहती है, ठीक है। उसमें यहाँ पे जैसे कि 12 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे करके लिखा रहता है। तो उसकी जो सुई रहती है ना, ऐसे जाती है 12 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, मतलब सुई कैसे जा रही है? ऐसे करके घूम रही है ना, हर एक नंबर पे ऐसे करके जा रही है। तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर आप ऐसे करके इसका उल्टा जाओगे ना, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। तो एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया? कळलं सगळ्यांना? तो बेसिकली अब जब नीचे से तुम बैठ के देखोगे ना, तो बेटा तुमको करना क्या है, सुनो। जब तुम एंटी क्लॉकवाइज नीचे से बैठ के देखोगे, नीचे से, लिसन, यही चीज इमेजिन करना हार्ड है। बाकी पूरा प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। बच्चे यही नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं कर पाते। देखो, अपना हाथ उठाओ, राइट हैंड वाला, अभी अभी मैं जो कह रहा हूँ ना सिर्फ उतना करो। अपना राइट हैंड उठाओ और जस्ट इमेजिन करो कि पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हारा हाथ जब तुम उठाओगे, राइट हैंड जब उठाओगे, तो तुम्हें हाथ कैसा रखना पड़ेगा? तुम्हें हाथ कैसा रखना पड़ेगा? जस्ट खाली ऐसा इमेजिन करो कि हाथ तुम्हें रखना कैसा पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मेरी राइट मतलब ड्राइंग इतना अच्छी तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है। तो ये देखो, हमने राइट हैंड अपना उठा लिया, और इसमें हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना। अंगूठा हमारा नीचे जाएगा, और ये जो हमारी उंगलियां है ना ऐसे घूम के आएंगी। देखो ध्यान से देखो, हमारी उंगलियां ऐसे घूम के आएंगी। ये देखो, ये उंगलियां हमारी इस तरीके से घूमेंगी, हमारी चारों उंगलियां। ये देखो, चारों उंगलियां हमारी जो है वो इस तरीके से घूमने वाली हैं। ये जो है हमारे नाखून है, ठीक है, और ये हमारे एक नाखून है। ये देखो ध्यान से देखो, ये भैया अपनी आपकी कोनी है, ये आपके हाथ की कोनी है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ बच्चा, मैं कोई मतलब यानी कि आर्टिस्ट नहीं हूँ जो अच्छे से बना पाऊँ। तो आपको खाली हाथ उठाना है बेटा, हाथ उठाना है। अच्छा रुको रुको, मैं हाथ उठा के ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। रुको, ये देखो बच्चा, ये आपके सामने पंखा है, ठीक है, और ये मेरा हाथ है, राइट हैंड है, राइट हैंड है। तो ये पंखा जो है अगर क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब ऐसे घूमेगा, बराबर, ये क्लॉकवाइज हो गया। और अगर ये पंखा घूमेगा ऐसे तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। चलो चेक कर लेते हैं कैसा घूमता है, ये देख लेते हैं, ठीक है।
ध्यान से देखते रहना आप लोग बच्चा, ध्यान से एकदम देखते रहना। ये देखो कैसा घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा बराबर ऐसा। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ में आया कि नहीं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अरे बाबा ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट घूम रहा है, घड़ी के ऑपोजिट। तो जब आप ऐसे ऐसे घुमाओगे अपना हाथ तो अंगूठा आपका नीचे आएगा, अंगूठा आपका नीचे आएगा। समझ में आ गया? तो यही है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन समझ में आया? हाँ के ना? तो समझ में आया बच्चा, अंगूठा नीचे जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नीचे है। और एंटी क्लॉकवाइज था ना, सुनो सुनो, एंटी क्लॉकवाइज था तो अंगूठा नीचे आया तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी नीचे है। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड घट रही है तो यानी कि ये एक्सीलरेशन नहीं डिसीलरेशन हो रहा है, डिसीलरेशन। ठीक है, और याद रखना कि जब एक्सीलरेशन होता है ना तो बेसिकली क्या होता है ना कि ओमेगा और अल्फा, ये एंगुलर वेलोसिटी और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। लेकिन जब स्पीड घटती है, जब स्पीड घटती है तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी नीचे है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड वाला आंसर आपको लेना है और एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड आपको आंसर लेना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है। तो 1 kg का पार्टिकल है, ठीक है। अरे 1 किलो का पार्टिकल है और उसकी जो वो जिस धागे से बंधा है, टाइड मतलब बांधना, तो 1.2 मीटर लंबे धागे से बांधा गया है और घुमाया गया है वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल समझ में आ रहा है बेटा? वर्टिकल सर्कल, अरे हॉरिजॉन्टल सर्कल बोले तो ये वाला सर्कल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। वर्टिकल सर्कल बोले तो ये वाला सर्कल, वर्टिकल। समझ में आ रहा है ना बेटा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब बच्चा है ना, वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब समझ में आ रहा है बच्चा? ये देखो, अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल। और अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है, ऐसे, इसे कहते हैं वर्टिकल सर्कल। अरे वर्टिकल सर्कल समझ में आया? कोई चीज अगर ऐसे गोल घूमेगी ऐसे तो वर्टिकल सर्कल, अगर कोई चीज ऐसे घूमेगी तो हॉरिजॉन्टल सर्कल। कळलं का सगळ्यांना? समझ में आया बेटा? तो अपना पार्टिकल कैसे घूम रहा है बच्चा? अपना पार्टिकल घूम रहा है वर्टिकल सर्कल में, ठीक है, वर्टिकल सर्कल में। हम लोग बोल रहे हैं कि है ना, मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन मतलब पी और क्यू जो दो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा सही है? उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं कि खाली पी सही है, खाली क्यू सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा करके अपने को ऑप्शन दिया हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं। तो बच्चा जब हम लोग है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, सुनिए ध्यान से और समझिए, जब हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं ना बच्चा, तो होता क्या है मालूम है कि अगर है ना बेसिकली मिनिमम स्पीड देखेंगे, मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे रहती है, मिनिमम स्पीड यहाँ पे रहती है और वो रहती है √1 rg रहती है। और मैक्सिमम स्पीड देखेंगे ना तो वो यहाँ पे रहती है, जिसे हम कहते हैं √5 rg। अब उन लोग ने बोल दिया कि मिनिमम स्पीड है ना 5 मीटर पर सेकेंड है, बराबर। मीटर पर सेकेंड भी भूल जाओ, खाली 5 है, 5 याद रखो। तो मैक्सिमम कितना होगा? तो देखो ना, अभी मुझे ना √1 rg की वैल्यू तो मिल गई, बराबर। तो √1 rg की वैल्यू मिली ना, अरे मतलब सिंपली √1 rg बोले तो √rg की वैल्यू मुझे मिल गई ना 5, बराबर है कि नहीं? तो इस रूट को अगर मैं तोड़ूंगा, इस रूट को अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? √5 इंटू √rg मिलेगा, बराबर। तो √rg की वैल्यू कितनी है बच्चा? √rg की वैल्यू तो 5 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ये हो गया √5 इंटू 5 यानी कि 5 √5। तो अगर मिनिमम वैल्यू 5 है, ये उन्होंने पूछा है कि अगर मिनिमम 5 है तो मैक्सिमम कितनी होगी? तो मैक्सिमम 5 √5, बराबर, हाँ के ना, बराबर। तो इसका मतलब जो देखो, लोग ने लिखा है ना कि मैक्सिमम मैक्सिमम 5 √5 होना चाहिए, बराबर। तो ये राइट है ना, दिस इज करेक्ट। तो पी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन 60 न्यूटन है। तो ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, ये भी चेक कर लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन के बीच में 60 न्यूटन का फर्क है। चलो आओ चेक करते हैं। तो मिनिमम टेंशन जो रहता है ना बच्चा, मिनिमम टेंशन वो इधर रहता है, बराबर। दिस इज द मिनिमम टेंशन। यहाँ पर मिनिमम टेंशन है इस लोकेशन पे, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम टेंशन रहता है इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे मैक्सिमम टेंशन, इस लोकेशन पे मिनिमम टेंशन। तो अगर आप देखेंगे ना तो टेंशन एट द बॉटम
माइनस टेंशन एट द टॉप, इसका अपन को रोटेशनल डायनेमिक्स में बताया गया था कि फर्क रहता है 6 mg के बराबर। किसके बराबर रहता है? 6 mg। याद रखना, जो बॉटम है वो बड़ा रहता है, जो टॉप है वो छोटा रहता है टेंशन, और ये दोनों टेंशन के बीच का जो फर्क है ना 6 mg के बराबर होता है, 6 mg। तो बेसिकली अपना जो यानी कि पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है बेटा? पार्टिकल का मास 1 किलो दिया है ना, 1 kg दिया है ना, 1 किलोग्राम। और ग्रेविटी का उन लोग ने वैल्यू यूज करने को बोला है 10। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 × 1 × 10 कितना हो जाएगा बेटा? 6 × 1 × 10 कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 60 न्यूटन हो जाएगा, 60 न्यूटन। दैट इज द राइट आंसर। तो बेसिकली अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस में, ये देखो क्यू का क्या दिया हुआ है कि 60 न्यूटन बराबर है ना, तो यानी कि क्यू स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी की खोपड़ी में ये बेसिक सी बात घुस चुकी है। बच्चा लोग समझ में आया बेटा कि नहीं समझ में आया? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में बोला है, तीसरे एमसीक्यू में, कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको जो है सही स्टेटमेंट चुनना है। तो उसमें ये बोला है कि अब देखो इसमें ध्यान से देखना कि बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे ना तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ही रहेगा। क्या ये जरूरी है? मस्ट, मतलब यानी कि 100% जरूरी, ठीक है। तो अलग ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग मांगता ही है, होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? तो पहले तो इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो। लिसन, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यानी कि अगर आप देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक रॉड ले लो, ठीक है, एक रॉड या एक्सिस ले लो, इस पे, इसके बाजू में ना, इसके बाजू में एक और ऐसा रॉड ले लो यहाँ पे से लगा के, और इसके ऊपर एक है ना सा बॉल बांध दो, बॉल, छोटा सा बॉल रहेगा, और इसको घुमाओ। तो जब ये गोल घूमेगा ना, तो गोल घूमने पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना, वो आता है mr² बराबर। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अगर आपने एक चूड़ी ले लिया, एक रिंग ले लिया, रिंग, और रिंग को भी अगर आपने ना एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाया, रिंग रिंग हाँ रिंग, तो अगर उसको भी अपने इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाया तो उसका भी mr² आता है। बल्कि यही नहीं, अगर आप एक हॉलो सिलेंडर ले लो, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, अब हॉलो सिलेंडर की हाइट कितनी भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जब आप इसको भी गोल घुमाओगे, जब इसको भी गोल घुमाओगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr² ही आता है। तो इसमें क्या बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहना ही चाहिए, अलग ही होता है। गलत, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग ऑब्जेक्ट का भी, अलग अलग ऑब्जेक्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। हमें चुनना क्या है? याद रखना भाई, सही चुनना है, गलत चुनना है? अपने को सही चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भूल मत जाना बेटा। कभी कभार लोग बोलते हैं कि फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, और आप सही वाला चुन के बैठ जाते हो, लेकिन 3 स्टेटमेंट सही रहते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। बिकॉज आपने तो एक ही को चुन लिया ये सोच के कि मतलब ये राइट है, लेकिन कभी कभार 3 भी राइट रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना, तो उसमें से रॉन्ग चुनने को कहा गया है। तो रॉन्ग चुनने बोला, राइट चुनने बोला, इसमें ध्यान देना। तो अभी फिलहाल तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, अपने को राइट चुनना है। अरे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, अपने को राइट चुनना है, राइट 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 राइट, समझ गए? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, आगे सुनो। तो बेसिकली ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि व्हेन रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो एक हॉलो राइट सर्क्यूलर कोन और एक डिस्क का एक्सप्रेशन सेम है। देखो डिस्क का अगर आप देखने जाओगे, डिस्क 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 बोले तो ऐसा पूरा बंद रहता है डिस्क, तो डिस्क का रहता है हाफ mr²। और राइट सर्कुलर कोन बोले तो देखो ये राइट सर्कुलर कोन है, और ये हॉलो बोला है, हॉलो बोले तो मतलब खाली आइसक्रीम का कोन है। अरे मतलब अंदर जगह खाली है भाई, ठीक है। सॉलिड कोन नहीं है, सॉलिड कोन मतलब पूरा भरा रहेगा, पूरा भरा रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे सॉलिड। तो यहाँ पे उन लोग ने क्या बोला? हॉलो हॉलो हॉलो। तो हॉलो जो सर्कुलर कोन है, हॉलो राइट सर्कुलर कोन, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखो यहाँ पे देखो, यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन। क्या दिख रहा है तुमको? यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन। अरे बाबा दिखता है कि नहीं? सो हाफ mr² बराबर। और देखो डिस्क का, देखो डिस्क का, देखो डिस्क किधर है? सो डिस्क बोले तो अपना ये देखो यूनिफॉर्म डिस्क किधर की? अरे ये नहीं बाबा, ये तो खड़ी है डिस्क, रिलेटिव डिस्क चाहिए अपने को। हाँ ये देखो, ये देखो यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, और ये लेटिव डिस्क है, लेटिव है ना बराबर। तो इसका हाफ mr² है। सो बेसिकली जो डिस्क है और जो राइट सर्कुलर कोन है, तो दोनों का मतलब हॉलो राइट सर्कुलर कोन, तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सेम है। तो यही राइट आंसर है। अपने को राइट ही ढूंढने बोला है, अपने को करेक्ट ही ढूंढने बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने बोला है। तो ये इसका आंसर है। लेकिन 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 बिना बाकी ऑप्शंस बताए मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं। मुझे आपको बाकी ऑप्शंस भी बताने हैं कि रॉन्ग क्यों है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रॉन्ग है।
क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट का भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे साबित हो भी रहा है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन में साबित हो भी रहा है कि अलग अलग चीजों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। अच्छा, जो दूसरी बात है वो ये है कि एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पैरेलल पाइप रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रल इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। देखो इसका क्या मतलब है, सुनो 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 सुनो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है पैरेलल पाइप बोले तो कैसा रहता है मालूम है, मैं दिखा देता हूँ, रुको रुको दिखाता हूँ। तो ये देखिए पैरेलल पाइप बोले तो पैरेलल पाइप एक सेकंड बनाने की कोशिश करता हूँ। पैरेलल पाइप थोड़ा सा वाहियात सा बन रहा है, एक बार वापस एक बार ट्राई करता हूँ। अरे नहीं यार, कम ऑन, थोड़ा घूम जाओ यार, थोड़ा घूम जाओ प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा 3D वाला इफेक्ट आना चाहिए ना बेटा, वरना समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से सभी लोग देखते रहिए। ठीक है, तो पैरेलल पाइप मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए सभी लोग। सो पैरेलल पाइप बोले तो कुछ ऐसी इसकी शक्ल रहती है। अरे बाबा बाबा अच्छे से बन जा भाई, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन यार प्लीज थोड़ी मेरी लाज रख ले। हाँ ये हो गया पैरेलल पाइप। अरे बोले तो रेक्टेंगल जो रहता है ना उसी का 3D पार्ट। अबे जैसे स्क्वायर का जो है ना, ये स्क्वायर का 3D पार्ट देखेंगे तो क्यूब आता है, बराबर क्यूब आता है। क्यूब की खासियत क्या रहती है, जैसे स्क्वायर की खासियत है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर रहती है, ए और ए। रेक्टेंगल की खासियत क्या रहती है कि ये वाली साइड अलग रहती है लेंथ और ये वाली साइड अलग रहती है ब्रेड्थ, बराबर। तो वैसे ही जैसे स्क्वायर में सब साइड बराबर है तो क्यूब में सब साइड बराबर रहती है, और रेक्टेंगल में सब साइड अलग अलग रहती है, तो पैरेलल पाइप में भी सब साइड अलग अलग रहती है। अब ये लोग बोल क्या रहे हैं मालूम है कि अगर पैरेलल पाइप लिया और उसमें से अगर एक एक्सिस पास किया, ट्रांसवर्स एक्सिस बोला, ट्रांसवर्स एक्सिस बोले तो परपेंडिकुलर एक्सिस, तो अगर उसमें से अगर अपन ने ना ऐसा एक्सिस पास किया तो बेसिकली अगर उसके बाद उसको घुमाया, अगर उसको इसके बाद घुमाया, समझो इस बात को, अगर उसको इसके बाद घुमाया तो लोग बोल रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका जो फॉर्मूला आएगा उसमें इसकी डेप्थ भी रहेगी क्या, इसकी हाइट भी रहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हाइट है ना वो कभी आएगी ही नहीं। हाइट जो है वो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में नहीं आएगी, बिकॉज जो है ये मास जो है वैसे का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें हाइट कभी इंक्लूड नहीं होती, बस याद रखना। और ये बात अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी भी होगी जब मैंने आपको बताया था कि आप अगर एक रिंग ले लोगे, चाहे हॉलो सिलेंडर ले लोगे, ये हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना आपने लंबा लिया है आपको आंसर सेम ही आने वाला है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें हाइट इंक्लूड नहीं होगी। तो डेप्थ मतलब हाइट है, डेप्थ बोले तो हाइट है, हाइट और डेप्थ एक ही चीज है। तो उन लोग बोल रहे हैं कि ये जो ऊंचाई है क्या इंक्लूड होगी? नहीं नहीं, इस ऊंचाई तो इंक्लूड होगी ही नहीं, बल्कि सिर्फ जो इंक्लूड होगा मैं आपको बता देता हूँ क्या इंक्लूड होगा। तो इसके अंदर जो इंक्लूड होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो इंक्लूड होगा वो इसका जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ लंबाई इंक्लूड होगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई इंक्लूड होगी। समझ में आ रहा है? तो इसमें इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है सिर्फ वो इंक्लूड होगी, इसका जरा भी हाइट इंक्लूड नहीं होगा। तो वो वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है हमारा रॉन्ग हो गया। अब बेसिकली जो है डी वाला क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं। तो उसमें क्या बोला कि जो रॉड है, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका जो फॉर्मूला है, रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला और प्लेन शीट का फॉर्मूला सेम है, ऐसा बोला है। गलत है। प्लेन शीट और रॉड का अलग अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। जो रॉड रहती है ना बेटा, तो रॉड जो रहती है ना उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ। रॉड में क्या चीज होती है? सिर्फ लेंथ होती है, उसका कोई ब्रेड्थ नहीं है, उसका कोई हाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसकी जो लंबाई है ना सिर्फ वही आता है बेटा। सो लंबाई में इसका कैसा आंसर आता है ना, जैसे कि इसका आता है 1/12 ml²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो रॉड का रहता है ½ ml²। लेकिन अगर आप रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करोगे तो प्लेट बोले तो उसकी चौड़ाई लंबाई दोनों रहती है। तो इसका अगर आप निकालने को जाओगे ना तो इसको आपको आएगा 1/12 ml² + b²। समझ में आया बेटा? और सुनो ये एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर इसी को मैंने थोड़ा सा डेप्थ भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, तो फॉर्मूला बदलेगा नहीं। तो पैरेलल पाइप जो रहेगा ना उसका भी यही आएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था पैरेलल पाइप का कैसा आने वाला है, बराबर। तो पैरेलल पाइप का जो हाइट है वो नहीं आता है, हाइट नहीं आता है उसके अंदर। ठीक है, तो आप तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लोगे, स्क्वायर प्लेट ले लोगे, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर प्लेट लो, क्योंकि स्क्वायर में तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा। बट हाँ, रेक्टेंगुलर प्लेट में दोनों अलग अलग रहेगा, कोई बात नहीं। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली कि रॉड का अलग है ना, रॉड का अलग है, और जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका अलग है, बराबर। रेक्टेंगुलर प्लेट का अलग है। आई होप कि आपकी खोपड़ी में बेसिक सी बात घुस रही है। सो दोनों का डिफरेंट है, तो सेम नहीं है, तो वो वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बराबर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है बेटा? राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? चलिए जाते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा वाला क्वेश्चन सब लोग देख रहे हैं बच्चा लोग, चौथा वाला क्वेश्चन में बोला है कि बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, रेडियस ऑफ जायरेशन की जो वैल्यू है वो है कितनी है? रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू एक डिस्क के लिए
डिस्क के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है √2.5 बराबर। अब हम लोग बोलते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। टेंजेंट इन इट्स प्लेन ये बहुत जरूरी है, टेंजेंट इन इट्स प्लेन ये बहुत जरूरी है, ये वर्ड याद रखना। रेडियस ऑफ जायरेशन है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो इन लोग ने ट्रांसवर्स एक्सिस में ना √2.5 दिया है। अब टेंजेंट में पूछ रहे हैं कि जो टेंजेंट इन द प्लेन है वो कितना रहेगा। चलिए आइए चेक करते हैं। तो आप लोग की जिंदगी आसान बनाने के लिए मैं आपको कहूंगा कि इससे आप एक बार रट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो डिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्क, ठीक है। तो डिस्क की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो डिस्क में हमने क्या किया है ना कि बेसिकली डिस्क को मैं अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए मैं कैसे दिखा रहा हूँ। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक मैं यहाँ भी बना रहा हूँ और एक यहाँ भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके मैं चार बार डिस्क ही बना रहा हूँ। ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है। अरे मेरे भाई डिस्क है ये, दिस इज अ डिस्क, पूरा सॉलिड चीज है ये, ठीक है, पूरा सॉलिड चीज है। इट्स अ डिस्क, इट्स नॉट अ रिंग। अरे रिंग नहीं है, चूड़ी नहीं है, इसमें आप हाथ नहीं घुसा सकते, ये बंगड़ी नहीं है आपकी, बैंगल नहीं है, ये चूड़ी नहीं है, ये क्या चीज है भैया, ये डिस्क है, पूरा सॉलिड है मेरे भाई। लेकिन मुझे जो है इसको ऐसे इतना गंदा करके दिखाना नहीं है, बिकॉज मुझे जगह चाहिए कुछ लिखने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग पूरी तरीके से होश में आ जाइए। और बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर ये वाले एक्सिस का बोला, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स क्यों? ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस अगर बोला तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रहता है ½ mr² बराबर। और फिर अगर बोला कि है ना ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगा लेकिन टेंजेंट रहेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस बट टेंजेंट, तो टेंजेंट लगा दिया, इसको टेंजेंट लगा दिया। ट्रांसवर्स बोला लेकिन टेंजेंट बोला, और इसके अबाउट अगर घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और वो जाता है 3/2 mr²। सर ये कैसा है, कैसा है? अरे बेटा ये तो थियरी में समझना है, यहाँ पे नहीं समझा सकते इतना डिटेल में। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से है। किससे है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। चलो एनीवे, तो ये रख तो सकते हो ना, ½ mr² का बन जाता है 3/2 mr²। चलो एनीवे, तो ये एक्सिस पूछा, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गया क्या, कौन सा एक्सिस हो गया बेटा? ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। और ये हो गया ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये टेंजेंट है बेटा, ये ट्रांसवर्स और सेंटर है बेटा, ये सेंटर में है, और ये ट्रांसवर्स और टेंजेंट है। अच्छा अब दूसरा अगर ये वाला पूछा, ये वाला देखो, इधर इधर देखो, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये लिटा दिया एक्सिस को लिटा दिया और ये चूड़ी को पूरा ऐसा गोल घुमाया। अरे भैया एक्सिस को लिटा दिया मेरे दोस्त, एक्सिस को लिटा दिया और चूड़ी को इस तरीके से गोल घुमाया। एक्सिस को लिटा दिया, चूड़ी को ऐसा गोल घुमाया, तो क्या होगा? तो चूड़ी को ऐसा गोल घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम रहता है, वो रहता है 1/4 mr²। कैसे आया सर, कैसे आया, ये कैसे आया? तो भैया ये बताने का टाइम नहीं है, ये आया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। किससे है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया 1/4 mr²। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये कौन सा एक्सिस है? एक्सिस इन इट्स प्लेन, एक्सिस इन इट्स प्लेन, उसके प्लेन में। अरे भैया उसका जो प्लेन है, प्लेन, उस प्लेन को, प्लेन के अंदर ना, प्लेन को पैरेलल है, मान लो प्लेन को पैरेलल है एक्सिस, तो प्लेन में ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं है, ये पैरेलल एक्सिस है एक तरीके से, समझ रहे हो। ये जो है प्लेन में एक्सिस है, प्लेन में, तो एक्सिस इन इट्स प्लेन। और बेसिकली फिर अगर बोल दिया कि ना ये वाला एक्सिस बोल दिया, तो मतलब यानी कि कौन सा एक्सिस है ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस इन इट्स प्लेन है लेकिन टेंजेंट है, तो टेंजेंट एक्सिस इन इट्स प्लेन, ठीक है, टेंजेंट एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो उन लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर इस बंदे का रेडियस ऑफ जायरेशन √2.5 है, अगर इस बंदे का रेडियस ऑफ जायरेशन √2.5 है, तो इस बंदे का, इस वाले का, चौथे वाले फिगर का रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन। सो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। ये प्रॉब्लम मतलब मैं मानता हूं कि सभी लोग को इतना इजी नहीं लगेगा, लेकिन बेटा करें क्या, प्रॉब्लम का लेवल तो बेसिकली ये या फिर इससे कमी रहने वाला है, इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। तो ये लास्ट लेवल ऐसे समझ लीजिए, इस चैप्टर में बोर्ड्स में इसके ऊपर का लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो लिसन बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, बच्चा लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे अप्रून, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखते रहिए। सो अभी करना क्या सुनो। तो शुरुआत में आपको बोल दिया गया कि रेडियस ऑफ जायरेशन है √2.5, किसके लिए? इस एक्सिस के लिए, बराबर। लेकिन इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ½ mr²। तो ½ mr² इक्वल्स टू क्या करने का रहता है मालूम है? सुनो, रेडियस ऑफ जायरेशन का इस्तेमाल कैसे करने का रहता है? जो भी रहता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके सामने लिख देने का m² लिख देने का, खाली m²। तो उससे अपन क्या रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस नहीं दिया, सिर्फ k दिया हुआ है, ठीक है। तो सुनो, तो m काट दिया तो यहाँ पे आ जाएगा r² इक्वल्स टू 2k² आ जाएगा, बराबर। ये 2 उधर चला जाएगा, है ना, 2 उधर चला जाएगा।
तो बेसिकली ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5 यानी कि 5 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि आर की वैल्यू अगर देखोगे तो रूट 5 आ जाएगी, बराबर। तो ये हो गया रेडियस किसका, डिस्क का। तो अपनी डिस्क कितनी बड़ी है ये अब हमें मालूम पड़ चुका है। तो डिस्क का जो रेडियस की वैल्यू है वो 2.5 नहीं 5 कितना है 5, अरे 5 आया ना, 5 है भाई, 5 है। तो बेसिकली अपनी जो डिस्क है वो 5 है, कितनी है 5, ठीक है। तो अब बस याद रखिए। अच्छा नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आप याद कीजिए कि जब हमने एक्सिस को लिटा दिया था कहां पे टेंजेंट पे लिटा दिया था, चौथा वाला फिगर, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था। तो वहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था बेटा कितना, दिस वाज, अरे अच्छा लिखा ही नहीं मैंने, इसका लिखा ही नहीं है, हाँ इसका है, मैं लिख देता हूँ एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये था हाफ एम आर स्क्वायर, ये था 3/2 एम आर स्क्वायर, और ये था 1/4 एम आर स्क्वायर, ये है 5/4 एम आर स्क्वायर। कितना है 5/4 एम आर स्क्वायर। तो इसको रट लो भाई, ये चारों का रट लो मेरे दोस्तों। तो 5/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्क और रिंग बहुत कॉमन है तो इन लोग दोनों का रट लो, ठीक है। तो डिस्क के लिए भी रट लो और रिंग के लिए भी रट लो। तो 5/4 एम आर स्क्वायर, सो ध्यान से देखिए बच्चा लोग, ध्यान से देखिए 5/4 एम आर स्क्वायर। सो बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिया गया है 5/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इक्वेट कर देना, किससे इक्वेट कर देना, एम के स्क्वायर से। मैंने पहले ही कहा था एम के स्क्वायर से खाली इक्वेट कर देना होता है। तो एम कर दिया, तो अब अपने को रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 5/4 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू 5 है, ठीक है, बराबर। आर स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 5। अब के का रूट निकाल लेंगे, मतलब के स्क्वायर का रूट निकाल के के मिल जाएगा, तो ये हो गया के, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 5 से 25 हुआ ना, 25, तो 25 का रूट आ जाएगा 5, और ये जो 4 है 4 का रूट आ जाएगा 2, सो 5/2 इज व्हाट 2.5। तो ये इसका आंसर हो गया। सो के इज 2.5। जिसको भी नहीं समझ में आया बेटा, इस वीडियो को एक बार वापस से इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिवाइंड करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लंबा प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये मान लो कि सबसे हार्ड प्रॉब्लम यही है, इसके ऊपर का लेवल कभी जिंदगी में बोर्ड्स में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये था अपना प्रॉब्लम, कौन सा वाला, फोर्थ वाला। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी 2.5 इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी की खोपड़ी में सारी बातें पूरी तरीके से घुस चुकी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रस्थान करते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सो पांचवें प्रश्न की ओर आ जाते हैं हम लोग। तो ये आ चुका है पांचवा प्रश्न हमारे समक्ष। तो बेसिकली हमारे सामने पांचवा प्रश्न रखा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन रखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें क्या बोला है कि ना, मतलब पहला पी स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए। एक प्लैनेट है, एक ग्रह है, ग्रह प्लैनेट है ना, सो एक ग्रह है और वो जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। एलिप्टिकल मालूम है ना, अरे बेटा अगर ये सर्कल है तो एलिप्स कैसा रहता है, थोड़ा ऐसा ऐसा हल्का सा अंडे शेप का रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अंडा शेप नहीं है, अंडे को ओवल बोलते हैं, एलिप्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका सेंटर का मतलब जो सॉरी सर्कल का एक ही सेंटर रहता है, एलिप्स के 2 सेंटर रहते हैं, मतलब 2 फोकस रहते हैं, बेसिकली 2 फोकस, ठीक है। एनीवे इसको छोड़ दीजिए। तो एक प्लैनेट है जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, बराबर, और दूसरा प्लैनेट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो प्रिंसिपल है, लॉ है कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल म्हणजे काय, सिद्धांत लॉ, रूल, ठीक है, उसूल। तो जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, जो रूल है, जो उसूल है कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, तो बेसिकली इनमें से किस पे अप्लाई होता है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे आपकी बॉडी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमे, चाहे आपकी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे, दोनों के लिए पूरी तरीके से वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दुनिया की एक ऐसी अटल सच्चाई है जिसे कहा जाता है कि बेसिकली कभी कोई वायलेट नहीं कर सकता। इट इज 100% ट्रू, ऑलवेज ट्रू। और भी इसमें डिटेल बातें हैं, वो बहुत हाई लेवल की मैं आपके सामने नहीं कर सकता अभी बच्चा, क्योंकि अपन 11th-12th में है ना, तो इसमें हाई लेवल की बात और मैं बता देता हूँ आपको क्या रहती है कि एक्चुअल में जितने भी दुनिया के सेंट्रल फोर्सेज हैं, अब सेंट्रल फोर्सेज क्या होता है ना, इट्स अ हाई लेवल कॉन्सेप्ट। तो जो सेंट्रल फोर्सेज है ना, उनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ 100% अप्लाई होता है, 100%, ठीक है। तो एनीवे सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट these things। आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा दुनिया में कि there are something called as non central forces also, but anyway let's not waste time। तो चाहे elliptical orbit हो, चाहे
बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट हो तो दोनों में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है अप्लाई होता है। तो बेसिकली दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, दोनों में अप्लाई होता है। तो ये जो है मतलब यानी कि हमारा आंसर कहाँ रहेगा, आंसर एक सेकंड ऑप्शंस किधर है। तो ओनली पी में अप्लाई हो रहा है, ओनली क्यू में अप्लाई हो रहा है, दोनों में अप्लाई हो रहा है, तो दोनों में अप्लाई, ये वाला राइट आंसर है। समझ में आ गया। अरे भाई इधर ही टिक मत कर डालना, इधर ही पी और क्यू। अबे ए बी सी डी में से टिक करना है, ए बी सी डी में से, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पी और क्यू दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। खोपड़ी में बातें घुसी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो बेसिकली जो एमसीक्यू वाला सिलसिला खत्म हो गया है। चलिए अब एक्चुअल प्रॉपर न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है बच्चा लोग। सो न्यूमेरिकल्स में आते हैं सभी लोग, चलिए ध्यान दीजिए फटाक से। अरे तो ये नजरों से ये जो है मेरे बच के कैसे निकल गया, ये देखो यहाँ पे गलती से नंबर अलग दे दिया इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था। ये देखो यहाँ पे कितना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला, मतलब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नंबर देखो, ये 1 है, ये 2 है बराबर, उसके बाद में 3 है, फिर इधर अगर आ जाएंगे तो इधर 4 है बराबर, 4 है, और 4 के बाद कौन सा है, फिर 5 है, 5 के बाद से डायरेक्टली पता नहीं क्यों 10 दे दिया है ना, बीच का कुछ दिया नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये वाला भी अपना रह गया है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं ये वाला एमसीक्यू को। तो थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग। तो एक जो है हॉलो सिलेंडर जो कि जमीन की तरफ भागे चला जा रहा है, इंक्लाइन पे भाग रहा है, इंक्लाइन बोले तो ऐसा, दिस कॉल्ड एज इंक्लाइन, तो इंक्लाइन की तरफ भाग रहा है, ऐसा करके भाग रहा है और स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है। सो एट एन इंस्टेंट जो है उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो वो रेशियो कितना होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर रहती है, रोटेशनल जो रहती है वो रहती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अभी जो हॉलो सिलेंडर होता है ना, हॉलो सिलेंडर, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। और जो यानी कि ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर उसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर होता है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है ये पहले, ठीक है। सो ओमेगा इज वी बाई आर। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मतलब आर स्क्वायर कैंसिल, फिर वापस से हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। इससे तो ये बात मालूम पड़ती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एक्जैक्टली सेम है। तो एक बात तो ये तय हो गई। अब फाइनली लोग ने बोला मतलब यानी कि रेशियो किस किस का चाहिए इनको मालूम है, ट्रांसलेशन का, रोटेशन का और टोटल का। इनको चाहिए ट्रांसलेशन का, रोटेशन का और टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी तो इन लोग दोनों से मिलके बनी है ना भाई। तो सिंपल सी बात ये है कि रेशियो कैसा आएगा मालूम है, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो फिर ये सीधा 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अरे मतलब भाई टोटल एनर्जी आएगी कैसे, इन दोनों का मिला के वैल्यू आएगी ना, ठीक है। तो 1 1 2 शुड बी द राइट आंसर, लेट्स चेक। तो यस इट इज देयर, बेसिकली दिस इज द आंसर, 1:1:2 गॉट द पॉइंट। तो सब लोग इस 12th क्वेश्चन पे ध्यान दो। इससे पहले जो भी है ना सब कुछ मतलब यानी कि थ्योरी क्वेश्चंस हैं, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो बेसिकली इसमें बोला है कि ना समहाउ यानी कि किसी तरह ऐसा हुआ कि एंट जो है, चींटी जो है, वो बाईसाइकिल व्हील जो था ना, मतलब यानी कि साइकिल का जो टायर है मान लो, उसके रिम को, रिम मतलब लास्ट पार्ट, यानी कि जैसे कि जो टायर रहता है तो वो तो इतना ऐसा करके रहता है ना टायर, जो उसका व्हील रहता है साइकिल का, तो उसका रिम बोले तो ये वाला पार्ट, अरे रिम 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 मतलब ये होता है रिम, इसको बोलते हैं रिम। तो रिम पे ना जो है ना चींटी चिपक गई, मान लो यही चींटी है, तो चींटी चिपक गई है, तो चींटी भी गोल घूम रही है, ठीक है। और जो डायमीटर बोला है 1 मीटर बोला है, कितना बोला है, 1 मीटर बोला है, समझ में आ रहा है बेटा। तो बाईसाइकिल व्हील का जो डायमीटर है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इस बात को आप लोग भेजे में घुसा लीजिए, ठीक है। तो चलो ये दिया हुआ है, तो 1 मीटर का डायमीटर दिया हुआ है। उसके अंदर बोला है कि ना वो सेंट्रल स्टैंड पे साइकिल खड़ी है, अपने को मालूम है ना साइकिल का सेंट्रल स्टैंड रहता है, उस पर खड़ा कर देंगे तो उसका जो पीछे का पहिया है वो हवा में हो जाता है, ऊपर आ जाता है। अरे सेंट्रल स्टैंड पे साइकिल को लगाते हो, बचपन में साइकिल चलाइए कि नहीं चलाइए, तो उसका जो सेंट्रल स्टैंड पे लगाओगे तो उसका जो पहिया है पीछे वाला वो हवा में आ जाएगा, फिर उसको हाथ से अपन घुमा सकते हैं मार मार के, ठीक है। तो व्हील को जो है हाथ से मार मार के रोटेशन में घुमाया गया, और उसने क्या किया व्हील ने कि 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड के बाद। तो टाइम भी दिया हुआ है और फाइनल स्पीड भी दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी दिया है बेसिकली देखा जाए तो, चलिए एनीवे। और फिर उसके बाद में ना हाँ बोला है कि एक्सीलरेशन जो है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन वो फिक्स है, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अच्छा आगे क्या बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंड इन द 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर वो है ना कितना रेवोल्यूशंस घूमेगा, ये पहला सवाल पूछा गया है कि कितना रेवोल्यूशंस घूमेगा 10 सेकंड में। दूसरा सवाल पूछा गया है कि उसको कितना टाइम लगा पहला रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में और आखिरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अब सुनो सेम टाइम नहीं लगेगा,
पहला रेवोल्यूशन थोड़ा धीरे से कंप्लीट करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर बाद में क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई ना, तो बाद का रेवोल्यूशन फास्ट घूम जाएगा। पहला रेवोल्यूशन आराम से घूमेगा, लास्ट रेवोल्यूशन एकदम फास्ट घूमेगा। तो उसको टाइम कितना लगा पहले वाले को और आखिरी वाले को टाइम कितना लगा, तो वो हमको निकालना है। तो चलिए आइए ढूंढते हैं। तो डायमीटर ऑफ द रिम मतलब व्हील डायमीटर, कितना दिया हुआ बेटा, डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि रेडियस जो रहेगा बेटा अपना वो कितना रहेगा, रेडियस अगर देखने जाएंगे तो इट विल बी d/2, डायमीटर का आधा यानी कि 0.5 मीटर, तो ये अपना रेडियस रहेगा बराबर। अब बेसिकली बोला क्या है कि यानी कि व्हील जो है उसकी फाइनल स्पीड बोला है, विच इज़ फाइनल फ्रीक्वेंसी बोला है बेसिकली। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल एंगुलर स्पीड अगर निकालना है तो वो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा। अरे भैया ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये जो है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर स्पीड जो है वो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी रहता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये बात को याद रखिए। तो बेसिकली ये अपन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फाइनल है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 2, ऐसा करके लिख सकता हूँ। चलिए एनीवे अच्छा, अब इनिशियल जो है वो अपना जीरो रहेगा। इनिशियल जीरो क्यों रहेगा बच्चा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले रेस्ट पे था ना, अरे मतलब टायर रेस्ट पे था पहले। इनिशियल वाला अगर उसका देखेंगे फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा, बिकॉज पहले रेस्ट पे था टायर, फिर अपन ने हाथ मार मार के टायर को घुमाया है ना, व्हील को घुमाया है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली ये बात आप लोग याद रखिए। अब इसमें क्या बोला है कि इसकी फाइनल स्पीड जो हुई है ना, मतलब इनिशियल से बढ़ के फाइनल जो हुई है वो कितने टाइम में हुई है, तो वो हुई है 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर हुई है। तो सुनो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बराबर। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला है। तो फाइनल स्पीड जो उसकी हो गई है, फाइनल स्पीड तो कितनी हो गई है उसकी फाइनल स्पीड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फाइनल स्पीड उसकी हो गई है इतनी, है ना, 2 पाई इंटू 2, और यहाँ पे है 2 पाई इंटू 0, और अल्फा अपने को निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। हालांकि पूछा नहीं है लेकिन अपने को निकालना पड़ेगा आगे के लिए, ठीक है। और जो टाइम है 10 सेकंड का दिया हुआ है, 10 सेकंड का दिया हुआ है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पार्ट तो हो गया 0, ये किसी काम का नहीं रहा। सो अल्फा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई बाई 10 करना पड़ेगा। तो ये जो भी आएगा ये इतना यानी कि आपका एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। कितना है ये, तो इट इज़ लाइक 2/5 पाई है ना, 2/5 पाई पर सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली पर सेकेंड स्क्वायर इसका ये रहता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर आप कह सकते हैं वैसे, ठीक है। हालांकि पर सेकेंड स्क्वायर ही खाली इसका यूनिट है, पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2/5 पाई, तो अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, खाली अल्फा की वैल्यू बस याद रख रहा हूँ कि ऐसी कुछ अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। अब क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसकी एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है वो, तो बेसिकली होगा क्या मालूम है कि यानी कि आपको अगर उसका एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना। तो बेसिकली इनिशियल स्पीड तो 0 थी और बाद में जो स्पीड होगी उसकी 2 पाई इंटू न्यू नॉट अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 2 पाई इंटू 2/2, यानी कि बेसिकली सिर्फ 2 पाई आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई। तो ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इतना इसका एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड कितना है, 2 पाई है, ठीक है। एवरेज स्पीड एंगुलर स्पीड इतना, एवरेज एंगुलर स्पीड इसका इतना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको, अगर एवरेज स्पीड को अगर मैंने ऐसे लिखा 2 पाई न्यू एवरेज, तो मुझे कितना मिल रहा है, 2 पाई आ रहा है बराबर। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मुझे आ रहा है कि एवरेज जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड करके है बच्चा लोग, ठीक है। तो एवरेज जो है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो रहा है। तो भैया हमारे पास टाइम कितना दिया था, टाइम दिया 10 सेकेंड का, तो उसने कितने रेवोल्यूशन कर लिया होगा इन 10 सेकेंड बोला है। तो जब एवरेज 1 किया है मतलब तो पर सेकेंड 1 कर रहा है, तो 10 सेकेंड में कितना करेगा, 10 करेगा। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 10, सिंपली, बहुत ही सिंपल है। अरे लिसन, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। सो टाइम ही आपको दे दिया ना डायरेक्टली, तो टाइम आपको दे दिया, सॉरी, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज न्यू इंटू टी, है ना। अरे समझ में आया बेटा, न्यू इंटू टी करके निकालोगे तो न्यू अपने को मालूम है ना कितना है, न्यू इज 1 और टाइम इज 10 सेकेंड। सो आ गया ना, 10 आ गया ना, है कि नहीं। तो इस तरीके से निकालना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो बेटा है ना, आप लोग यूट्यूब पे ना 0.75x जो रहता है ना स्पीड कंट्रोल, उस पर आप है ना देखो ना, वहाँ पे लिखा होगा आपके स्क्रीन के राइट साइड में, आप देखोगे तो वहाँ पे ना ऐसा नॉर्मल स्पीड लिखा रहेगा, प्लेबैक स्पीड नॉर्मल, तो उसी को आप कम करके 0.75 कर दो, ठीक है। और जिसको मेरा एकदम स्लो लग रहा है पढ़ाना तो वो 1.5x कर लो,
ठीक है, तो बेसिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ओके, एनीवे तो आई होप कि आपको यह वाला आंसर मिल गया है। कौन सा वाला? पहले पार्ट का आंसर मिल गया है कि 10 रेवोल्यूशन हो जाएंगे 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, ये पहला पार्ट का आंसर है। अब उसमें ये बोला है कि पहले रेवोल्यूशन को टाइम कितना लगा, है ना। अरे सवाल देख लो वापस से, देखो तो ये देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला। पहला तो पूछा था कि है ना कितना इसने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया 10 सेकंड के अंदर, बराबर, चींटी ने। तो अपने को 10 रेवोल्यूशन आ गया, बराबर, ये तो हो गया। अब इसमें दूसरा ये पूछा है कि है ना कितना टाइम लगा पहले रेवोल्यूशन को और फिर आखिरी रेवोल्यूशन को। चलिए आइए देख लेते हैं। तो जरा ध्यान दे दीजिए बेटा अच्छे से। तो अपने को मालूम है थीटा इक्वल्स टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया? अरे भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, मेरा रोटेशनल डायनामिक्स के बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। लिसन, तुम लोग ने अगर ये चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, तुम लोग ने ये तो देखा है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा ये वही है, देखो यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है। ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी, समझ गए। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसमें फर्क ही कहाँ है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम तो है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो है पहले से बचपन से जानते हैं, राइट। चलिए, तो बेसिकली अब सुनिए, इनिशियल स्पीड तो हमारी जीरो थी ना, तो ये पार्ट तो हट ही जाएगा। इनिशियल स्पीड कितनी है? जीरो है, तो ये हट जाएगा। अब बेसिकली बचा सिर्फ इतना, थीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यानी कि टी के लिए मुझे एक एक्सप्रेशन मिल रहा है 2 थीटा बाई अल्फा रूट। कैसे आया बेटा ये? अरे 2 इधर जाएगा ऊपर, अल्फा नीचे जाएगा, बराबर, तो 2 थीटा बाई अल्फा हो गया, और ये टी का स्क्वायर है, तो जब इसका रूट लोगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 2 थीटा बाई अल्फा। समझ में आया? खोपड़ी में बातें घुसी बेटा, तो बहुत ही सिंपल है। तो अब टी का ये मिल गया। अच्छा, तो अब पूछा कि ना पहले रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगा, पहले रेवोल्यूशन को। तो एक रेवोल्यूशन जब इंसान कर लेता है तो कितना एंगल घूमता है बेटा? कितना एंगल घूमता है एक इंसान जब कोई एक रिवॉल्यूशन करता है तो कितना एंगल घूमता है? 2 पाई एंगल घूमता है। कितना? 2 पाई। अरे 360 डिग्री घूमता है ना, 360 को अपन क्या लिखते हैं? 2 पाई रेडियन, ठीक है, तो 2 पाई घूमता है। तो बेसिकली यहाँ पे वैसे निकालेंगे तो पहले रेवोल्यूशन का जो टाइम लगा, सो अंडर रूट ऑफ, कैसे निकालेंगे? 2 इंटू कितना एंगल घुमा है पहले एक रेवोल्यूशन में? 2 पाई घुमा है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू, अल्फा ने ऊपर निकाला था, कितना निकाला था भाई? अल्फा कितना निकाला था? 2/5 पाए, है ना। अल्फा निकाला था 2/5 पाए, अरे हाँ क्या ना, 2/5 पाए। तो बेसिकली 2/5 पाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 इंटू पाई। तो ये देखो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल। अरे एक सेकंड, अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। सो ये एक्चुअल में कैसे मालूम है? 2 पाई/5 जैसा है, ठीक है। 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया T1 इक्वल्स टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √10। सो √10 सेकंड इसका आंसर है। पहले रेवोल्यूशन को लगा √10 सेकंड। अब हम लोग को देखना है कि आखिरी रेवोल्यूशन मतलब क्या? अरे सुनो, आखिरी रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे? लास्ट वाले रेवोल्यूशन का टाइम कैसे निकालेंगे? सुनो, अब उन क्या करेंगे मालूम है कि यानी कि जो टाइम लगा मतलब यानी कि टोटल रेवोल्यूशन कितने हुए अपने बेटा? कितने रेवोल्यूशन हुए? 10 रेवोल्यूशन हुए हैं ना 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर 10 रेवोल्यूशन हुए हैं, तो 10 रेवोल्यूशंस का टाइम में से हम लोग 9 रेवोल्यूशंस का टाइम निकाल लेंगे, तो आखिरी रेवोल्यूशन का टाइम मिल जाएगा। समझो लॉजिक लगाओ। 10 रेवोल्यूशन को जो टाइम लगा, उसमें से अगर 9 रेवोल्यूशन को लगने वाले टाइम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 रेवोल्यूशन का जो टाइम है, 9 रेवोल्यूशन का टाइम जो लग रहा है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बेसिकली अपने को लास्ट रेवोल्यूशन का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 थीटा बाई अल्फा, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 थीटा बाई अल्फा। लेकिन यहाँ पे अभी अपने को बेसिकली कितने चक्कर काटना है, टोटल मिला के 10 चक्कर थे ना, तो ये काटना है 10 चक्कर और ये काटना है 9 चक्कर। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से याद रखिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो दोनों में से जो कॉमन चीज़ है ना वो √2 बाई अल्फा है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर छूट जाएगा रूट ऑफ थीटा 10 माइनस रूट ऑफ थीटा 9, ठीक है, ऐसा बच जाएगा। तो लास्ट वाले रेवोल्यूशन का टाइम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 पाई अपॉन 5। तो बेसिकली ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/पाई बन जाएगा। इसको बाद में देखेंगे। 10 रेवोल्यूशंस को टाइम कितना लगा, है ना, मैं सॉरी 10 रेवोल्यूशंस में कितना एंगल लगा? एंगल। अरे 10 रेवोल्यूशन का एंगल कितना होता है भाई? तो सुनो, एक रेवोल्यूशन 2 पाई होता है, तो 10 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 पाई, सो यानी कि 20 पाई हो जाएगा, ठीक है, 20 पाई माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 2 पाई, ठीक है। अरे खोपड़ी में तुम्हारे बातें घुस रही हैं भाई कि नहीं घुस रही हैं? तो इस तरीके से होगा ये, तो ये होगा अंडर रूट 5/पाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा
अब √2 पाई दोनों में जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं तो √10 माइनस √9 करके आएगा। ठीक है, √10 माइनस √9। तो अब आपको यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसका आंसर इतना आसान नहीं है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप सबसे बेस्ट क्या कीजिए मालूम है बेटा, कि आप है ना यानी कि √10 की वैल्यू, √9 की वैल्यू सब याद कर लीजिए। √1 से लेके √10 की वैल्यू अगर आप रट के एग्जाम में चले गए तो कोई भी प्रॉब्लम आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज बाकी सब तो फिर नंबर रिपीट होंगे ना सब, तो वो सब अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो √10 और √9 खाली याद करके चले जाओ एग्जाम में। ठीक है, तो √10 कितना होता है देख लेते हैं, रुकिए। तो ये देखो कैलकुलेटर में घुस के आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप सब वैल्यूज जो है ना अभी से नोट कर लीजिए। √1 तो √1 होता है, √2 जो है वो 1.414। ठीक है, √3 जो होता है √3 कितना होता है √3, सो √3 इज 1.732 है ना। √4 तो 2 मालूम ही है आपको। √5 जो है 2.236 है, यानी कि इसको 2.24 ले सकते हैं। ठीक है, फिर रूट जो है √6 कितना होता है, तो √6 जो होता है वो बेसिकली होता है अपना 2.45। ठीक है, √6 2.45। वैसे आप फिर निकाल लीजिए जो है क्या निकालेंगे आप, √7 निकाल लेंगे। ठीक है, √7 कितना है, 2.645 है ना, तो 646 ले सकते हैं इसको, क्योंकि 6457 है ना। तो ये हो गया √7। फिर √8 जो है आप लोग निकाल लीजिए 2.828। ठीक है, और √9 तो आपको मालूम है 3 होता है। और फाइनली अपना आ जाएगा √10, तो √10 3.162 है। ठीक है, 3.162, तो √10 3.162 है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं आगे का प्रॉब्लम। तो ये देखिए ध्यान से देखिए, तो ये हो गया √5 अपॉन √पाई इंटू √2 पाई, मतलब √2 पाई पूरा एक ही में है, अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना 3.162 बराबर, माइनस जो √9 है वो कितना है, 3 है ना, इतना ही है ना बेटा। तो ये √पाई और ये पाई मतलब रूट के अंदर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये √10 आ जाएगा है ना, √5 इंटू √2 √10 आ जाएगा, और अंदर जो है सिर्फ 0.162 छूट जाएगा। समझ में आ रहा है। अब √10 की वैल्यू तो अपन ने देख ली थी, 3.162 मल्टीप्लाइड बाय 0.162 कर दूं, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिसन ये कितना आने वाला है, देखो अगर इसको है ना सब मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग से करना पड़ेगा, या फिर आप है ना साइड में कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं देखो कैसे इसको अप्रोक्सीमेट बताता हूँ आपको कैसा आएगा। देखो सुनो, ये कितना हो गया, 0.16 है ना, तो उसको 16 मान लो, 16 और यहाँ पर कितना 3 है, 16 3 कितना होता है, 48 होता है। अरे बेटा 16 3 कितना होता है, 48 होता है ना, तो 48 से थोड़ा बड़ा आएगा, बिकॉज ये 16 से बड़ा है और ये 3 से बड़ा है ना, तो 16 3 नहीं है ये, तो मतलब 50 मान लो, 50 के आसपास आएगा, यानी कि 0.05 समथिंग ऐसे कुछ तो आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। तो ये देखिए क्या आंसर आया, 0.5132 है ना। तो अरे ये मैंने अप्रोक्सीमेट वाली बस खाली बताया है कि आंसर ऐसा आना चाहिए अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये आपको एक्चुअल में करके देखना पड़ेगा, लॉग से करके देखना पड़ेगा बेटा, इसका कोई और चारा नहीं है। या तो लॉग से करके देखो, या साइड में मल्टीप्लाई अगर आपका अच्छा है तो फास्ट मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, वैसे एग्जाम में ना, बोर्ड के एग्जाम में कहा जाता है, रेकमेंड किया जाता है कि हमेशा लॉग यूज करें। ठीक है, अरे झेल लो यार, लॉग को इस साल झेल लो। इंजीनियरिंग में जाओगे तो सीधा कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाएगा, हाथ में पकड़ा दिया जाएगा कैलकुलेटर, फिर आपको वहाँ पे लॉग वॉग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। चलिए एनीवे, तो बेसिकली ये वाला प्रॉब्लम आई होप के सभी की खोपड़ी में घुस चुका है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, खाली लंबा था, लंबा, इट वाज वेरी लॉन्ग। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान करते हैं। ओके, चलें अगले प्रॉब्लम पे, अगले न्यूमेरिकल पे। सो 13th वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0.5 है। अच्छा, ये कोएफिशिएंट किस चीज के बीच का है, एक कॉइन रखा हुआ है, एक सिक्का रखा हुआ है और एक डिस्क रखी हुई है, ग्रामोफोन डिस्क। अरे मालूम है ना पुराने जमाने का वो गाना बजाने वाला जो ग्रामोफोन आता था, तो ग्रामोफोन और कॉइन के जो बीच का फ्रिक्शन है वो 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 दिया हुआ है। अब पूछा क्या, सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछा है कि डिस्क का रेडियस तो 8 सेंटीमीटर है बराबर, लेकिन कॉइन 8 सेंटीमीटर पे नहीं रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है सेंटर से कितना दूर रखा हुआ है, मतलब यानी कि पाई सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है, पाई सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। अच्छा, कितना फ्रीक्वेंसी पे जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यानी कि ग्रामोफोन की डिस्क अगर तेज हो गई तो चीजें उड़ जाएंगी ना। अरे भाई तुम्हें मालूम है ना इतनी इतनी बेसिक सी बात,
ये देखो मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, ये देखो अपने पास है ना एक डिस्क है बराबर, एक ग्रामोफोन की डिस्क है जिसमें गाना बजता रहता है। वो देखो ना काली कलर की बड़ी सी सीडी दिखाते हैं, मतलब पिक्चरों में दिखाते हैं। तो बेसिकली ग्रामोफोन की जो डिस्क है, बेसिकली उसमें जो है यानी कि एक कॉइन रखा हुआ है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। तो इसके ऊपर है ना दरअसल एक कॉइन रखा हुआ है, तो ध्यान से देखते रहिए, कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, कॉइन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। सो बेसिकली कॉइन जो है वो इधर रखा हुआ है, ठीक है। सो कॉइन इज केप्ट हियर, ऐसा ऐसा करके ना कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉइन रखा हुआ है। तो बेसिकली जब कॉइन रखा हुआ है तो इन लोग बोल रहे हैं कि कॉइन कितनी दूरी पर है, उन लोगों ने डिस्टेंस दिया हुआ है, उन लोगों ने डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, पाई सेंटीमीटर, कितना दिया है, पाई सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, पाई 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 सेंटीमीटर। तो अभी कॉइन जो है जाहिर सी पता चल रही है गोल गोल घूम रहा है ना, कॉइन गोल घूम रहा है। तो उन लोग बोल रहे हैं कि ना स्पीड अगर बढ़ाया तो कितनी स्पीड पे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाके जो है कॉइन स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लिप कब होता है कॉइन, जब है ना फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाता है, फ्रिक्शन हार जाता है। शुरू में तो जब डिस्क फास्ट हो रही है, फास्ट हो भी रही है, फास्ट तेज घूम भी रही है, तो भी कॉइन जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन अच्छा खासा मजबूत है। लेकिन जब स्पीड बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कॉइन बाहर स्लिप होने लगेगा, ठीक है। तो अपने को वही 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 फ्रीक्वेंसी जानना है। तो लिसन, फ्रिक्शन की जो ताकत है, फ्रिक्शन की जो ताकत है हमको वो जानना है कि फ्रिक्शन की ताकत आखिर है कितनी। तो उससे पहले लिसन कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये पता होता है कि ना बेसिकली गोल घूमने में मदद कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर दे कौन रहा है। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले ना, एक तो एम वी स्क्वायर बाई आर है और एक एम ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें दे कौन रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें दे रहा है फ्रिक्शन का फोर्स। तो हम लोग फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि जस्ट स्लिपिंग कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जस्ट स्लिपिंग कब स्टार्ट हो रही है, स्लिप होना कब स्टार्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम फोर्स लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस जी है, ठीक है, म्यू एस एम जी है, म्यू एस एम जी, ठीक है। अरे बाबा फ्रिक्शन का फोर्स का फॉर्मूला मालूम है ना, म्यू एस एन, और एन कितना यहाँ पे एम जी के बराबर है, ठीक है। तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज म्यू एस जी बाई आर, यानी कि ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी बाई आर। तो ये इस फ्रीक्वेंसी पे जो है मतलब यानी कि कॉइन स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर स्पीड है, इसको हम लोग को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 2 पाई न्यू हो जाएगा, 2 पाई न्यू अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी बाई आर, यानी कि न्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी बाई आर इंटू 1/2 पाई। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी कितना है, तो म्यू एस दिया है 0.5, जी को बोला है 10 ले लो, और जो आर है, एक सेकंड, जी को 10 लेने बोला है कि नहीं बोला पहले देखना पड़ेगा। आई थिंक जी को है ना पाई स्क्वायर लेने बोला शायद से, मैं जरा चेक कर लेता हूँ, रुकिए रुकिए। हाँ ये देखिए जी को क्या बोला है, पाई स्क्वायर लेने बोला है, बराबर पाई स्क्वायर लेने बोला है। तो यहाँ से जो है ये 10 हटा दीजिए, पाई स्क्वायर डाल दीजिए। भाई पाई स्क्वायर जब बोला है तो पाई स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा, और रेडियस रेडियस किस रेडियस पे वो है, कॉइन कितने रेडियस पे, पाई रेडियस पे। अरे मेरे दोस्त पाई सेंटीमीटर पे बोला है ना, पाई सेंटीमीटर पे शुरुआत में पहली बार शुरुआत में, ठीक है। तो बेसिकली ये लेने बोला है, और फिर 1/2 पाई तो बाहर बैठा हुआ है ही। तो ये जो पाई स्क्वायर में से एक पाई तो इसके साथ ही कैंसिल हो गया है क्या नहीं। तो ये बात ज़रा याद रखना। और जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा न्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई इंटू 0.5 आ जाएगा, और बाहर है आपका 1/2 पाई है, बराबर। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक जो हो गई वो ये हो गई है कि बेटा जो पाई जो आप काट रहे हो ना, ये नीचे नीचे डिस्टेंस का पाई है ना ये। अरे बाबा डिस्टेंस वाला पाई है, अरे सुनो 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 इस बात को। तो ये जो रेडियस था ये पाई सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब होता है 10⁻² मीटर, बराबर। तो वो लेना पड़ेगा नीचे का। तो नीचे है ना, नीचे मतलब बेसिकली आपका क्या है ना कि 10⁻² है, ये बात को याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 10⁻² ऊपर अगर चला गया तो ये बन जाएगा आपका 10⁻²। तो 10⁻² को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 पाई है ना, 50 पाई हो जाएगा बस। और बाहर वहाँ पे 1/2 पाई करके इस तरीके से है ना, 1/2 पाई। तो अगर आप इसको अंदर ले लेंगे सपोज, तो अंदर जब आता है ना ये रूट के अंदर, तो स्क्वायर हो गया आता है, स्क्वायर हो गया आता है, स्क्वायर हो गया क्या हो गया आता है, स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा 50 पाई बाय 4 पाई, है ना। तो 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 50 पाई बाय 4 पाई स्क्वायर बन के आएगा। अरे दोनों का स्क्वायर होगा ना भाई अंदर आते वक्त। तो ये आपका जो है पाई और ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप डिवाइड करने को जाएंगे तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 25/2 पाई, है ना, 25/2 पाई बन जाएगा। अरे भैया 2 और यहाँ पे आएगा 25, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
बहुत ही सिंपल सी बात है। तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है, अंडर रूट 25/2 पाई, या फिर इसको हम कह सकते हैं 5/√2 पाई रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, पहले की फ्रीक्वेंसी। तो मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर कॉइन विल स्टार्ट स्लिपिंग। तो टेक्स्ट बुक में ये जो आंसर दिया है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। रुकिए रुकिए, टेक्स्ट बुक आंसर दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 2.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड में स्लिप होगा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल वाहियात जवाब है ये। तो ऐसी मिस्टेक्स इंसान से हो जाती है, कोई बात नहीं, तो टेक्स्ट बुक से भी मिस्टेक हो सकती है। सो सही आंसर इसका 25 नहीं, 5/√2 पाई करके आएगा, 5/√2 पाई, ठीक है। अब इसमें आगे क्या पूछा है, अब इसमें बच्चा आगे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है कि भाई यानी कि जो बेसिकली ये है अपना क्या कहते हैं इसे, हाँ, अगर कॉइन पाई सेंटीमीटर पे नहीं होता, सपोज कॉइन होता रिम पर, होता रिम, तो मैं यहाँ से ना इसको रिम पे लेके जाता हूँ। रिम पे, रिम मतलब यानी कि एकदम बिल्कुल आउटवर्ड, बाहर, सबसे बाहर रहेगा, रिम पे रहेगा। तो बेसिकली तो क्या हो जाएगा, तो ये जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी बेसिकली वो कैसे रहेगी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी एज इट इज रहेगा। नीचे आर जो अपन ने पहले डाला था, कितना डाला था देखो, पाई सेंटीमीटर डाला था, अब डालना है 8 सेंटीमीटर। अरे भैया 8 सेंटीमीटर ही बोला है ना, अरे अकल के बदलो बच्चों, उन लोग ने क्या बोला है कि रेडियस डिस्क का कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो सॉरी, सो 8 सेंटीमीटर पे अगर कॉइन रखा, कॉइन को भैया 8 सेंटीमीटर पे रखा, पाई सेंटीमीटर पे नहीं बल्कि 8 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे कॉइन को रख दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, कॉइन को यहाँ रख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर वहां रख दिया तो फिर कैसे आंसर चेंज होगा, कैसा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो दिस विल बिकम व्हाट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सो ये 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दिमाग में रखना क्योंकि उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। सो अंडर रूट ऑफ 0.5 आ जाएगा, जी को लेने बोला है पाई का स्क्वायर, और जो है मतलब 8 जो है वो सेंटीमीटर में, तो 8 × 10⁻² आ जाएगा। तो फिर ये आपका हो जाएगा न्यू डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका जो है वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, एक सेकंड, डेट आई कमिट सम मिस्टेक है, हाँ हाँ मैंने मिस्टेक कमिट किया, मैंने ये लिया ही नहीं है ना, 1/2 पाई लेना पड़ेगा ना भाई। अरे ये 2 पाई जो था नीचे आया ना भाई, है कि नहीं। अरे बच्चा लोग समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे बच्चा लोग सब समझ पा रहे हैं, राइट। तो 1/2 पाई ये लेना पड़ेगा भाई। तो ठीक है, तो अब ये पाई स्क्वायर का जो रूट है वो पाई हो जाएगा, पाई तो बाहर निकल के उस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। अरे पाई स्क्वायर का रूट क्या आएगा, पाई आएगा ना, तो पाई बाहर निकल के इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब मैं इसको कैंसिल अभी से कर दे रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, तो ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² मतलब 100 × 0.5 हो जाएगा 50, तो 50/8 इंटू 1/2, ठीक है, इस तरीके से बाहर रहेगा। अरे समझ पाए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, समझ पाए बेटा। तो न्यू डैश इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये, तो बेसिकली ये जो रूट सॉरी 50 जो होता है, 50 क्या होता है, 2 × 2 25 होता है, 2 × 25, और 8 क्या होता है, 2 × 4 होता है, बराबर 2 × 4 होता है। तो और बाहर पहले से 1/2 है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, तो ये हो जाएगा, और पहले से बाहर 2 था, तो दिस इज लाइक 5/4, तो दिस इज लाइक 1.25 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो नई फ्रीक्वेंसी जो है जिसपे कॉइन जो है स्लिप होना स्टार्ट होगा, दैट इज 1.25 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये बाय हाउ मच फैक्टर इट विल चेंज, ऐसा पूछा है ना, बाय हाउ मच फैक्टर इट विल चेंज, तो इन लोग दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, नई फ्रीक्वेंसी और पुरानी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि कितने फैक्टर से ये जो है चेंज हो रहा है। तो न्यू डैश इज 1.25 एंड न्यू इज 5/√2 पाई, बराबर ऐसे ही कुछ है ना, हाँ बराबर। तो इन लोग दोनों को डिवाइड करके देखना होगा। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो 1.25 इंटू √2 पाई आ जाएगा, इंटू √2 पाई, और ये जरा खूबसूरत राइटिंग में लिख दूं, सो √2 पाई डिवाइड बाई नीचे 5 आ जाएगा, है कि नहीं। अरे मेरे दोस्तों हाँ के ना, समझ में आ रहा है, तो इट इज़ वेरी इजी। अच्छा ये 1.25 तुमको मालूम है ना कि ये एक तरीके से 12.5 के जैसा है, 12.5, और 12.5 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 25, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो मिलता है 50, तो यानी कि 1.25 4 टाइम्स जाएगा इसमें, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा 5 में। अरे समझो इस बात को, तो ये हो गया 1/4 इंटू √2 पाई, ठीक है। तो 1/4 होता है 0.25 इंटू √2 पाई, समझ पा रहे हैं बच्चा लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली ये जो है न्यू डैश बाई न्यू का आंसर में कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ये √2 पाई की हमको वैल्यू निकालना पड़ेगी, √2 पाई की जो वैल्यू हमें वो निकालना पड़ेगी, तब जाके हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो √2 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √2 पाई कितना होगा, तो आपको तो निकालना है लॉग से, मैं निकाल ले रहा हूँ कैलकुलेटर से। सो रूट ऑफ 2 और पाई, ठीक है, 2 पाई, √2 पाई, ठीक है। √2 पाई की वैल्यू जो है वो निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 पाई की वैल्यू को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 0 पॉइंट एक सेकंड, 0 पॉइंट नहीं 1.25 से, है ना, सॉरी 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25, ठीक है, 0.25।
तो ये कितना आ गया, 0.6266 आ गया, 0.6266, ठीक है, 0.6266, ठीक है। तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, मतलब क्या हो जाएगा, 0.62 या फिर 0.63 टाइम्स ऑफ न्यू, बस दैट्स इट। तो इसका आंसर एक्चुअल में ये आना चाहिए, ठीक है, बट टेक्स्ट बुक में गलत आंसर दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक का दोनों आंसर बिल्कुल गलत है, दोनों आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो 14th वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 14th वाला, उसमें क्या दिया हुआ है कि है ना, रेसिंग ट्रैक अपने को बनाने का, रेसिंग ट्रैक जिसपे गाड़ियां तेज भागती है ना, सब मतलब राइडर लोग भागते हैं तेज, ठीक है। तो गाड़ी, आप लोग को पता है ना, गाड़ी की जो ये रहती है मतलब रेस सॉरी, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो उसका कर्वेचर कितना दिया, 72 मीटर का कर्वेचर दिया है, मतलब रेडियस दे दिया है, ठीक है। और व्हीकल का कहा गया कि 216 से ऊपर उसकी स्पीड नहीं जाना चाहिए, 216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि कितने एंगल से रोड को झुकाना चाहिए, टिल्ट करना चाहिए, जिससे कि बेसिकली गाड़ियां जो है बराबर चलें, ठीक है, और बाहर की तरफ ना फेंकी जाएं। क्योंकि क्या होता है कि ना, अगर रोड एकदम सीधा रख दो, सीधा मतलब है ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रख दो, मतलब रोड को जरा भी टिल्ट ना करो, और फिर एकदम ट्रैक को है ना ऐसा ऐसा मोड़ दो, तो गाड़ियां जाते जाते है ना बाहर की तरफ गिर जाती हैं, मतलब बाहर की तरफ सरकती हैं, बाहर की तरफ स्किड होती हैं, स्किड। तो हम नहीं चाहते वैसा, तो हमको क्या करना पड़ता है ना, कि रोड को है ना सीधा ऐसा ना बना के, फ्लैट ना बना के ना, थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ता है। तो रोड को थोड़ा बाहर की तरफ से ऊंचा कर दोगे ना, तो गाड़ी थोड़ी सी क्या है ना झुक जाती है, और फिर नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी है ना हमारी मदद करते हैं टर्न वन लेने में। तो फिर आप रोड को टेढ़ा भी बनाओगे ना, तो गाड़ी बाहर की तरफ नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा लॉजिक है जो अपने को समझना है। चलिए, इतनी सारी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने कर दी, इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। खाली यहाँ पे आप है ना फॉर्मूले याद रखिए। तो 72 मीटर जो दिया, रेडियस दिया है, 216 जो है वेलोसिटी दी है, किलोमीटर पर आवर में तो अपने को मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। और उसके बाद में ना रोड की चौड़ाई 10 मीटर ये भी दे दी गई है। तो लोग पूछ रहे हैं कि कितने एंगल से रोड को टिल्ट करना पड़ेगा, एक तो ये सवाल हो गया। और दूसरा सवाल ये कि है ना, जो टिल्ट किया तो रोड का जो बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा ये वाला हिस्सा, तो इसकी ऊंचाई कितनी, क्योंकि अंदर हिस्सा की तो ऊंचाई जीरो रहती है ना, जीरो, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, लेकिन इसकी तो ऊंचाई है ना। तो ये अपने को ये भी पता करना है। तो चलिए ये पता करते हैं, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो दी गई जानकारी के अनुसार रेडियस जो है भैया, रेडियस है 72 मीटर का, वेलोसिटी है 216 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, जो कि ट्रिक के अनुसार अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। 5/18 ये ट्रिक है, ठीक है। तो 18 1 18 बचा 3 3 और फिर 6 तो है ही आगे, तो 36 है, तो 18 2 36, ठीक है। सो बेसिकली 12 हो गया, 12 पंजे मतलब 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपना वेलोसिटी है, ये अपना वेग है, वेग वेग कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें कहा गया है कि भैया एंगल ऑफ बैंकिंग निकालो, ये सवाल है। तो थीटा जो है इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ वी, कितना दिया भैया, 60 है, 60, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। रेडियस जो है वो कितना है, 72 है, और जी ग्रेविटी 10 है। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 चला गया 1, और कितना हो जाएगा भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो 6 से ये डिवाइड हो सकता है। तो 6 1 6 और 6 2 12, 12 6 72 हो गया ना बराबर, तो मतलब 12 से चला गया, ठीक है। और 12 5 60 होता है। तो tan इनवर्स ऑफ 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 5। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ लॉग टेबल की ओर। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं नेचुरल टेंजेंट्स में, नेचुरल टेंजेंट्स लॉग टेबल में जाके नेचुरल टेंजेंट्स ढूंढने का। और क्योंकि tan इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो tan इनवर्स के लिए अपने को इधर देखना पड़ता है, बीच में देखना पड़ता है, याद रखना। अगर तुम लोग tan इनवर्स नहीं निकाल रहे होते ना, तो कहाँ देखना पड़ता पता है, जैसे कि अगर तुम लोग है ना ऐसा निकालते 1030 1060 1045 1052 कुछ भी निकालते ना, तो यहाँ देखना पड़ता और ऊपर देखना पड़ता, ठीक है। मतलब डायरेक्टली पहले यहाँ और यहाँ देखने के बाद अपने को वैल्यू मिलती। बात समझ में आ रही है तुम्हारे कि नहीं समझ में आ रही है? लेकिन अपन बेसिकली tan इनवर्स निकाल रहे हैं, tan इनवर्स में अपने को बीच में देखना पड़ता है, ठीक है, बीच में देखना पड़ता है। तो अपने को tan इनवर्स ऑफ 5 निकालना है। तो tan इनवर्स ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, 5 ढूंढो, कहाँ पर है 5। गलती से यहाँ पे मैं कहते ना कि सर यहाँ पे देखो 5 दिख रहा है, अरे भैया ये 5 नहीं है एक्चुअल में, मालूम है ये 5 नहीं है, ये पॉइंट है, देखो ना यहाँ पे स्टार्टिंग में तो पॉइंट पॉइंट लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली है ना 5 कहीं और है, तो उसको आगे जाके ढूंढो। तो अगले पेज पर देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 मिलेगा, या 5 के नज़दीक का कोई नंबर मिलेगा। तो 5 के नज़दीक अगर आप देखते हो तो बेसिकली मुझे ये नंबर बहुत अच्छा प्यारा नज़र आ रहा है ना, ये देखो नंबर, ये देखो नंबर दिख रहा है ये वाला।
कितना है ये 5.0045 है, कितना है 5.0045, तो ठीक है ना, 5.00 जहाँ आ गया मतलब वो 5 ही हो गया बराबर, है ना। तो इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो इसका ये वैल्यू देखो नोट करने का 78 डिग्री, 78 डिग्री, और ऊपर देखो कितना है यहाँ पे 0.7 डिग्री, कितना है 0.7 डिग्री, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे नीचे है 78 और ऊपर है 0.7, तो 78.7 इसका आंसर है। चलिए लौट चलते हैं अपने नोट्स पर। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फाइव निकालना था हमको, आंसर आ गया 78.7 डिग्री, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। चेक कर लेते हैं अपने टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ। तो देखिए टेक्स्ट बुक में तो बिल्कुल बराबर अपने जैसे आंसर दिया हुआ है 78.69 डिग्री, मतलब वही हो गया 78.7 डिग्री हो गया ना भाई, राउंड ऑफ कर दो ना। तो 78.69 कितना होगा 78.7 डिग्री, परफेक्ट आंसर आया अपने को, एकदम मस्त आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब हाइट निकालते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। तो देखो हाइट निकालने के लिए पहले अपने को छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये डायग्राम बना दिया, ये है हाइट, और रोड की जो चौड़ाई है, रोड की चौड़ाई ये दी गई है 10 मीटर की, कितनी दी गई है 10 मीटर की चौड़ाई दी गई है। सो 10 मीटर इसका विड्थ है, ठीक है, 10 मीटर की इसकी चौड़ाई है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सो 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, अच्छा, और ये एंगल अपने को पूछा था ना, मतलब ये एंगल तो दिया है, सॉरी। तो अपने को निकालना क्या, अपने को क्या निकालना है, देखो एच निकालना है। अब एच जो है ना, एच ये वाला जो है ना एच, ये बेसिकली थीटा के सामने, तो सामने वाली साइड को साइन थीटा कहते हैं ना, साइन थीटा वाली साइड कहते हैं। तो एच की वैल्यू है ना डब्लू साइन थीटा रहेगा। अरे हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बाबा, हाइपोटेन्यूज अपना डब्लू है, सो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। सो एच इज इक्वल्स टू डब्लू, डब्लू कितना हो जाएगा, डब्लू भैया अपना 10 दिया हुआ है, और साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन ऑफ व्हाट 78.7 डिग्री। चलो आओ चेक करते हैं, मतलब लॉग टेबल्स में जाके फिर से नेचुरल साइंस में जाके ढूंढते हैं 78.7 का साइन। ठीक है, तो ये देखिए मैं नेचुरल साइंस में आ चुका हूँ, नेचुरल साइंस। तो यहाँ पर अपने को है ना 78.7 डिग्री पे आना है। तो 78.7 डिग्री अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है 78, है ना, और 0.7 बोला, तो 0.7 किधर है भाई, 0.7 इधर है, तो 78.7, तो इसके नीचे अपने को देखते जाना है। जब अपन देखते जाएंगे तो अपने को यहाँ का नंबर मिलेगा जो कि 9806 है, कितना है 9806, 78.7 का, ठीक है। सो 78.7 का आ जाएगा 9806, 0.9806 बाय द वे। यहाँ पे देखो ना पॉइंट लगा हुआ है, अब यहाँ क्या ना पॉइंट लगा हुआ है ना बेटा, इधर पॉइंट लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 0.9806। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.9806, जिसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर बन जाएगा 9.806। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना मीटर्स, तो इतना मीटर्स का हाइट रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए हाइट दिया हुआ है 9.806, मतलब अपने को आया 9.806, इन लोग ने खाली 9.8 बोल के खत्म कर दिया शॉर्ट में। ठीक है, तो अपने को ज्यादा एक्यूरेट आंसर आया है। ठीक है, तो इसको मत सोचना कि अरे सर एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, मिसमैच हो गया, तो अरे भाई अपन ने जो निकाला ना बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, तो ज्यादा सोचो मत, तो परफेक्ट आंसर आ गया। तो ये था 14th का आंसर। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि आपको समझ में आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा तो इसको जरा स्लो करके वापस से रिवाइंड करके एक बार और वापस से देखो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15th वाले क्वेश्चन पर। तो 15th क्वेश्चन जो है वो 14th क्वेश्चन से लिंक्ड है। तो इसमें बोला गया कि ऊपर के जैसा जो रोड है उसको तो बनाइए ही, लेकिन साथ में उसमें ना फ्रिक्शन थोड़ा सा डाल दीजिए 0.8 का, है ना। तो यानी कि ये आपको म्यू एस की वैल्यू दी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसमें पूछा कि क्या इस रोड पर अब कोई लोअर स्पीड लिमिट होगी, तो यानी कि इन लोग ने वी मिन पूछा है हमसे, क्या पूछा है वी मिन, और बोल रहे हैं कि अपर स्पीड लिमिट कितनी ज्यादा होगी, मतलब लोअर स्पीड लिमिट से, तो अपर स्पीड लिमिट कितनी होगी ये हमको बस जानकारी हासिल करनी है। तो चलिए आइए कर लेते हैं। तो सारा डेटा जो है हमें वो वाला यूज करना है, किसका डेटा यूज करना है, सारा डेटा हमको जो यूज करना है बेसिकली वो यूज करना है 14th वाले प्रॉब्लम का। तो 14th वाले प्रॉब्लम में रेडियस जो था 72 मीटर का था, 72 मीटर, और जो स्पीड थी वो 216 किलोमीटर पर आवर थी, जिसको हमने कन्वर्ट किया था तो बन गई थी 60 मीटर प्रति सेकेंड। उसके अलावा वहां पर विड्थ ऑफ द रोड था 10 मीटर। हालांकि हमें सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो भी दिया था मैं लिख ले रहा हूँ। थीटा की जो वैल्यू आई थी 78.7 डिग्री आई थी, और tan इनवर्स ऑफ फाई जो था ना वो था 78.7, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ सॉरी tan ऑफ फाई, tan फाई ना, tan फाई जो हमने निकाला था, नहीं tan इनवर्स ऑफ फाई निकाला था, करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ फाई बराबर ही लिख रहा हूँ मैं यार। ठीक है, चलो ये भी बराबर था। उसके अलावा और हमें क्या मिला था वहाँ पे, और कुछ था क्या, नहीं बस इतनी चीज़ें ही थी ना। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये है कि 0.8 का
स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है कोएफिशिएंट है। तो अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है, इन्होंने सवाल जो पूछा है वो ये है कि बेसिकली वी मिन कितना है, वी मिन। तो चलो वी मिन निकालते हैं। तो वी मिन का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली इस्तेमाल करने पर हमें बहुत ही प्यारा आंसर मिल सकता है। तो आर की वैल्यू है 72, जी की वैल्यू है 10 और टैन थीटा मतलब टैन ऑफ 78.7, तो बेसिकली उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। आप अगर है ना टैन ऑफ 78.7 करेंगे ना तो आपको वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है, इतना बेसिक मैथमेटिक्स याद रखिए। सॉरी, अकल के पुतलो बच्चों, देखो सुनो, टैन 78.7 डिग्री जो है वो 5 है, बस इतना याद रख लो। क्या करने का, टैन इनवर्स को उधर लेके आओगे तो टैन बन जाएगा ना भाई। तो टैन ऑफ 78.7 5 के बराबर है, तो ये याद रखना। तो टैन थीटा की वैल्यू है 5। ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू सिंपली 5, क्योंकि टैन ऑफ हम निकाल रहे हैं 78.7। फिर माइनस म्यू एस कितना है अपना 0.8 बराबर, फिर 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, तो 0.8 इंटू 5, तो ये अपना कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 720, और यहाँ पे 5 माइनस 0.8 करेंगे तो 4.2, और 1 प्लस कितना हो गया, 5 8 40 हो गया ना, 5 8 40 मतलब ये 4 हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 इज 5, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 720 इंटू वॉट। चलिए इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। वैसे हालांकि आप लोग को तो कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं तो सर हूँ ना भाई, मैं तो यूज़ कर सकता हूँ ना। तो आप लोग क्या करना है, इसको लॉग से कैलकुलेट करना। ठीक है, अब ये क्या बचकाने सब चीज़ें हैं, ये सब लॉग बताते बैठूंगा मैं तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो लॉ अगर आपको डिटेल में सीखना है ना, तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर एक अलग टॉपिक बनाया हुआ है, और जो कि आप लोग मेरे चैनल पे जाके, प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पे जाके, जो बेसिकली ये है मतलब यानी कि कम्युनिटी वाला जो टैब है उस पर क्लिक करिए, कम्युनिटी वाले पे क्लिक कीजिए। उसमें ना एक पोस्ट है जिसमें मैंने लॉग वाली पूरी प्लेलिस्ट डाला हुआ है। या फिर प्लेलिस्ट में जाके लॉग वाली प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, उसका नाम बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। चलिए आइए मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ आपको। तो अपने को निकालना था 4.2 डिवाइड बाई 5, तो 0.84 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करना था 720 से। ठीक है, तो जो भी आया उसका रूट निकालना था, तो 604.8 आया ना, तो रूट ऑफ 604.8 बराबर कितना आ रहा है, सो 24.59 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वी मिन का आंसर जो आ रहा है 24.59, क्या है मतलब मीटर पर सेकंड आ रहा है, मीटर पर सेकंड। इसी को वो ना किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब मैं वो दिया था ना वो किलोमीटर पर आवर में दिया था। देखो, तो अपने को अगर उसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे मालूम है, जैसे यहाँ पे ना अपन शॉर्ट में क्या करते हैं मालूम है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 करते हैं ना, तो उल्टा जाने के लिए 18/5 करना पड़ेगा। सो 24.59 इंटू 18/5, तो हमें ये करना पड़ेगा। चलो आप देख लेते हैं। सो 24.59 इंटू कितना है 18 डिवाइड बाई 5, सॉरी 5 करना है 5, तो अपने को आंसर आ गया 88.524। ठीक है, 88.524 किलोमीटर पर आवर, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर देखने जाएंगे अप्रोक्सीमेटली तो 88 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा kmph। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी 88 किलोमीटर पर आवर है। अब ये पूछ रहे कि वी मैक्स कितना है, तो वी मैक्स निकालने की जरूरत है क्या, पहले ये सोचो। वी मैक्स के लिए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्यों मालूम है, क्योंकि देखो अपने जो थीटा दिया है ना भाई, थीटा वो 78.7 डिग्री दिया। थीटा 78.7 डिग्री का मतलब समझते हो हैवीली बैंक्ड। 45 से 45 से बड़ा कोई भी नंबर रहा ना तो अपर स्पीड लिमिट इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब अपर स्पीड लिमिट होती ही नहीं है। वी मैक्स की वैल्यू सीधा सीधा इन्फिनिटी हो जाती है। सो देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट बोल के चुपचाप खत्म कर देने का आंसर, देयर इज नो अपर लिमिट। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये आया कहाँ से, किधर से आया, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक में। तो पेज नंबर अगर आप 7 पे चले जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो देखने मिलेगा, यहाँ पर देखो ये वी मैक्स का फॉर्मूला दिख रहा है। इसमें देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर थीटा 45 या 45 से बड़ा रहा तो सीधा वी मैक्स की वैल्यू है इन्फिनिटी, यानी कि अपर स्पीड लिमिट नहीं है। अब गाड़ी कितनी भी तेज चलाओ, ये गाड़ी कभी जिंदगी में बाहर की तरफ नहीं गिरेगी। समझ में आ रहा है, कितना भी आप स्टीप टर्न लो, कैसा भी टर्न लो, एकदम खतरनाक मोड़ ले लो, आपकी गाड़ी बाहर की तरफ नहीं गिरेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वी मैक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो इसको कहते हैं हैवीली बैंक्ड रोड। क्या कहते हैं, हैवीली बैंक्ड रोड। तो
तो ये देखो यहाँ पे देखो आंसर भी दिया हुआ है कि है ना वी मिन जो है 88 के आसपास रहना चाहिए, जो कि अपना आया है। और अपर लिमिट तो है ही नहीं, बिकॉज थीटा 45 डिग्री से काफ़ी बड़ा है। 78 मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना भाई 45 से, तो देयर इज नो अपर लिमिट। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही कहा और सही तरीके से कर लिया। चलिए अभी हम लोग जाते हैं 16वें प्रॉब्लम पे, 16th।